राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। कनाडा से बड़ी परेशान कर देने वाली डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही है। पीछे न्यूज़ आई थी कि 70,000 जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे गए हुए हैं, जिसमें से कि 90% पंजाबी होते हैं, उनका भविष्य खतरे में है, क्योंकि उनको उनकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जो वर्क परमिट मिलता है उसकी मियाद होती है शायद 3 साल। वो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उस वर्क परमिट को रिन्यू नहीं करने जा रही है। 70,000 की ऐसे था कि शायद इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या इनको देश छोड़ के वापस जाना पड़ेगा या इनको पीआर नहीं मिलेगी, मतलब इनका भविष्य जो है वो अनिश्चित हो गया। अब ऐसे में समस्या ये आती है कि वो बच्चा वहाँ 5 साल जो है 30, 35, 40, 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, 5 साल जवानी के जो सबसे इम्पॉर्टेंट 5 इयर्स होते हैं वो 5 साल उसने वहाँ गला दिए हैं। पर अब वो फिर से बैक टू स्क्वायर वन है, मतलब जहाँ से शुरू हुआ था उससे भी बल्कि 5 साल पीछे चला गया। 50 लाख के कर्जे में भी है, सब कुछ वो सारी है। उसको पीआर नहीं मिलेगी। अब उसके सामने 2 ऑप्शंस हैं, या तो हिंदुस्तान वापस आ जाए, वो जगह जिसको कि वो नर्क डिक्लेयर करके वहाँ स्वर्ग में गया था, तो स्वर्ग भी उनके लिए अब नर्क बन चुका है। तो इन्होंने एक दूसरा शॉर्टकट अपनाया है। अब क्या करें, मरता क्या न करता, इंडिया वापस आ नहीं सकते, तो अब ये इलीगली यूएस में प्रवेश कर रहे हैं। तो यूएस में अब ये इलीगल इमिग्रेंट घुसपैठिए बन के रहेंगे, ये इनकी मजबूरी है। अच्छा, फिर बाद में खबर आई कि भैया ये जो संख्या है 70,000 नहीं है, असल में ये संख्या 5 लाख है। तो एक मैंने वहाँ के एक लोकल इमिग्रेशन एजेंट का वीडियो सुना था, वो बता रहा था कि कहीं 70,000 है, किसी प्रोविंस में 70,000 है, किसी में 50,000 है, किसी में 1 लाख है, किसी में 20,000 है, किसी में 30,000 है। इस तरह करके टोटल नंबर जो है वो 5 लाख से ऊपर है। अच्छा, अब सबसे बड़ी समस्या जो पैदा हुई है वो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के लिए हो गई है। देखिए, लड़कों का तो फिर भी गुजर बसर हो जाता है। वहाँ जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में जो हैं वो लड़कियाँ हैं। मैं भी और एक वीडियो सुन रहा था कनाडा की, उसमें वो उस बंदे ने ये क्लेम किया कि मैं वो जा रहा था तो बीच सड़क पे वो जब वो उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक लड़की अपना सामान लेके रोड पे बैठी हुई है विद हर सूटकेस एंड ऑल। तो कहते हमने गाड़ी रोक दी। मैंने कहा अरे ये तो पंजाबी कुड़ी है। तो हमने उससे बात की कि बेटा बहन क्या, वो यंग लड़का था जिसने ये वीडियो बनाई है, कि क्या प्रॉब्लम है आपकी। तो उन्होंने बोला जी मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं। तो उसने बोला कि फिर अब क्या, आपने क्या सोचा है। बोला जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते व्हाई डोंट यू टॉक टू योर फादर। कहते नहीं उनसे, उनको बात नहीं करने, उनको परेशान नहीं करना, उनको नहीं बताना। उन्होंने बोला क्यों नहीं बताना, अपने बाप को क्यों नहीं बताना। अगर बाप को नहीं बताना तो किसको बताना है। यहाँ तुम सड़क पर बैठी हो, यहाँ तुम्हारा क्या हाल होगा पता है तुमको। खैर वो उस लड़की को बड़ी मुश्किल से, उन 2-3 लड़के थे वो कार में, और अच्छी बात है कि वो भले लड़के थे, नहीं तो वो अगर भेड़ियों के चंगुल में फंस जाती तो भगवान जाने क्या होता उसका। तो वो लड़का कहता है जी फिर हमने उसको किसी भी तरीके का कन्विंस करके उसके फादर का नंबर लिया, उससे बहला फुसला के, और फिर उसके सामने ही उसके फादर को फ़ोन लगाया पंजाब में कि हाँ जी इदां तुहाडी कुड़ी इत्थे रोड के किनारे बैठी, तुहानूं पता इस गल दा। कहंदे जी नहीं पता। कहंदे लो पहले अपनी बेटी नाल गल करो। तो पहले तो बाप बेटी की बात कराई, तो बाप को विश्वास हुआ कि हाँ भाई वाकई मेरी बेटी है। फिर लड़कों ने पूछा कि क्या सोच के भेज दी थी बेटी, क्यों भेज दी थी। तो कहते जब बाप से बातचीत हुई तो पता लगा उसके 70-80 किले ज़मीन, 70-80 एकर्स ऑफ लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड पंजाब में है।
बाप बोला मैंने तो इसको बहुत मना किया था, यही जिद करके गई थी, और इतना मना किया था, हम तो 1 साल तक इसको समझाते रहे कि बेटा हमें ज़रूरत नहीं है कनाडा जाने की, पर नहीं, इनको पता नहीं ऐसा कौन सा स्वर्ग दिखाई देता है कनाडा में। वो बाप वहीं नाराज हो गया, वहीं ऑन द स्पॉट, और गालियां देने लगा फ़ोन पे। फिर कहता तू भाजी कहते इत्थे रुको, तुझी 10 मिनट रुको, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट बाद उस लड़की के फ़ोन पे टिकट आ गया, रिटर्न टिकट। उसने बोला मुझे कुछ नहीं पता, आज ही फ्लाइट पकड़ो, कम बैक, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कनाडा। अच्छा, इस केस में क्या था कि बाप समझदार था, बाप की जिद नहीं थी, बेटी जिद करके आई थी। उसको लगता था कि कनाडा वो मुल्क था स्वर्ग है, इंडिया था नर्क। क्या 15-20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में सारे स्वर्ग की पोल खुल गई कि इससे बड़ा नरक धरती पे कोई नहीं है। खैर वो बच्ची बहुत भाग्यशाली थी कि भेड़ियों के चंगुल में नहीं फंसी, नहीं तो जो ये ग्रूमिंग गैंग्स यहाँ पे जो घूमते हैं, और 90% पंजाबियों के, पंजाबी लड़कियों को फंसाने वाले और उनको उस गंदगी में धकेलने वाले 90% गैंग्स खुद पंजाबियों के हैं, सिखों के हैं। वो अपनी कम्युनिटी की लड़कियों को फंसा के उनसे क्या क्या कराते हैं, मैं ये शब्द बोल नहीं सकता यहां पे। और वो बच्ची कितनी भाग्यशाली थी कि 3 शरीफ लड़कों से उसकी निगाह उस पर पड़ गई। अगर उस ग्रूमिंग गैंग की निगाह पड़ जाती तो वो तो 1 मिनट में उसको ले जाते और शानदार फ्लैट में उसको जगह दे देते रहने के लिए। उसकी एक ही समस्या थी, रहने की। और ग्रूमिंग गैंग के बाद तो ऐसे सैकड़ों फ्लैट मिल जाएंगे तब। वो तो ढूंढते फिरते हैं कि कोई ऐसी होमलेस लड़की मिल जाए जिसको रहने की समस्या हो। बस एक बार अगर उनके फ्लैट में शिफ्ट हो गई फिर तो उस दलदल में फंस गई वो, फिर यहां तक उसको उस दलदल में फंसा लेंगे। अब ये बताइए ना, बाप के 70-80 किले की खेती है। पंजाब में 70-80 किले की खेती का मतलब पता है क्या है? 50-60 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट साल का। 50 लाख तो कहीं नहीं गए, मतलब आराम से भी खेती करेगा ना किसान तो भी 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। इतना प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, नेट रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट, सेविंग। ऐसे आदमियों के बच्चे वहां कनाडा में जाके, और सर क्या क्या जिल्लत नहीं उठाते। वहां पे मेरे एक मित्र थे, जैसे कोई बात चली कि ये बड़ी बड़के मारते हैं ना, साडा ही लंगर चलता, साडा वो लंगर चलता। उस भाई ने मुझे लिखा महीने में 1 बार होता लंगर, हर गुरुद्वारे में रोज लंगर नहीं हो रहा वहां पे, वो तो खुद ही भूखे मर रहे हैं। कहते महीने में 1 दिन लंगर लग रहा है अब। कहते और ये जितने भी ये जा रहे हैं काम इनको मिल नहीं रहा, पढ़ाई लिखाई इनसे होती नहीं, पढ़ने लिखने ये गए नहीं है, ये तो वहाँ किसी तरह वो डिग्री, फर्जी डिग्री लेके काम करके PR के नंबर पूरे करते हैं। कहते वहाँ ब्रेड खा के जिंदा हैं, बहुतों को तो ब्रेड नहीं मिलती। कहते जिस लिविंग कंडीशन में रह रहे हैं, जो यूपी और बिहार के भैये आके पंजाब में रहते हैं ना, वो बहुत अच्छी कंडीशन है। मैंने इसी तरह एक वीडियो देखी थी, उन्होंने अपने घर की बेसमेंट दिखाई थी, पंजाबी बंदा था। कहते आओ अज तुहानू बेसमेंट दिखाने हैं। आखिर बेसमेंट होती क्या चीज़? घर के नीचे बना हुआ एक तहखाना जिसमें खिड़की के नाम पे पूरे कम से कम भी 1000-2000 स्क्वायर फुट की अगर बेसमेंट है तो बड़ी मुश्किल से एक रोशनदान होगा, वो भी बंद होगा, क्योंकि वहाँ बहुत भयानक सर्दी पड़ती है तो उसको खोल तो सकते नहीं, वो रोशनदान भी बंद रहता है। अब आप एक तहखाने में रहते हैं और आपने ज़िंदगी वहीं बितानी है उस तहखाने में। अच्छा, उसी तहखाने में उनकी सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग, सारी हीटर की फिटिंग, सारी प्लम्बिंग की, पानी गर्म करने का जितना भी सिस्टम है और जितना कबाड़ खाना, स्टोर रूम है, सब उसी तहखाने में होता है। उसी तहखाने में बच्चों को रहने के लिए जगह दे देते हैं, और वहाँ पर भी उस एक तहखाने में 25-25 बच्चे रह रहे हैं। सोच के देखिए, मतलब जो जेलों में काल कोठरी का वर्णन है ना,
साहब काल कोठरियाँ तो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि उनमें जो एक छोटा सा झरोखा होता है उससे ताजी हवा आती है। कनाडा की इस काल कोठरी में तो ताजी हवा भी नसीब नहीं होती। ऊपर से -40 डिग्री, -20 डिग्री टेम्परेचर, बाहर भयानक सर्दी, बर्फ, महीनों महीनों आप उस तहखाने से निकल नहीं सकते, निकलना नहीं चाहते, बाहर एकदम जानलेवा सर्दी, डिप्रेसिंग माहौल। मुझे वहां पे एक लड़के ने फोन करके बताया, कहते दादा आप सोच नहीं सकते क्या माहौल होता है। तो मैंने पूछा क्या? कहते एक तहखाने में 15, 20, 8, 10 लड़के लड़कियां बंद हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। कहते एक वहाँ किचन होती है, उस किचन का वो हाल होता है कि जैसे जो चूहों से इन्फेस्टेड घर होता है ना, मान लीजिए एक घर में 1001 चूहे हों, तो चूहे उस जगह का क्या हाल बना के रखते हैं। कहते उससे भी बदतर कंडीशन होती है, क्योंकि वो जो 8, 10, 15 लड़के होते हैं ना, भयानक डिप्रेशन में होते हैं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना वो बना नहीं सकते उस तहखाने में, बेसमेंट में, बस किसी तरह गर्म करके अगर कुछ मिल गया बाहर से लाके खा लिया। तो वहां ना भयानक गंदगी होती है, और प्लस सब लोग ना जैसे चुपचाप बैठे होते हैं, फिर उसमें से कोई एक रोने लगता है, तो एक आधा उसको चुप कराने की कोशिश करता है, वो चुप नहीं होता है, वो जोर जोर से रोने लगता है। कहते फिर उसको देख के और 4 रोने लगते हैं। उसी में एक आधा ड्रग एडिक्ट होता है, उसी में एक आधा ऐसा होता है जिसको कि उन ड्रग कार्टेल्स ने वहां पे प्लांट किया होता है कि जा इनमें से 2-4 को सिखा। जानबूझ के लड़कों के बीच में ऐसे लड़के छोड़े जाते हैं जो कि उनको अपना ग्राहक बनाए, अपना माल बेचने के लिए। तो ये वहां माहौल होता है। उसमें भी सोने के लिए आजकल शिफ्टें लगती हैं। पता लगा 10 लड़के रह रहे हैं, 10 बेड हैं, 20 लड़के रह रहे हैं, 10 बेड 20 लड़के, तो शिफ्टों में सोते हैं। आजकल वहां पहले वहां रूम किराए पे मिलते थे, अब बेड किराए पे मिलते हैं। भूखमरी, लिटरली जो शब्द होता है वो भूखमरी, वो है वहां पे। अच्छा, किन लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं? जो यहां पे पंजाब में करोड़पति, चलो करोड़ों रुपए कैश नहीं होगा, पर जिनकी अपनी खुद की करोड़ों की संपत्ति है, 2-2, 4-4, 10-10 किले जमीन है, वो जिनके घर पे यहां पे बड़ी बड़ी ट्रैक्टर्स, कंबाइनें और हार्वेस्टर्स और एसयूवी खड़ी हैं, उनके बच्चे वहां इस तरीके से रुल रहे हैं। कहते अगर पता लग जाए ना किसी एक स्टोर में अगर एक वैकेंसी है तो लंबी लाइन लग जाती है, 250-300 लोग नौकरी पाने के लिए वहां खड़े रहते हैं। ये माहौल है। एक और बहुत बड़ी समस्या आ गई है। एक तो यहां खालिस्तानियों का उत्पात, खालिस्तानियों ने समाज में इतना गंद घोला है और इतनी इलविल कमाई है। ऊपर से ये जो हमारी जो यूथ गया है ना, पंजाबी यूथ वहाँ पे ये इसको जो इनका बिहेवियर है, फुकरे, पंजाब में इसके लिए एक वर्ड यूज होता है मडीर। 5, 7, 8 लड़के आवारा जो कि जिन्होंने मोटरसाइकिल रखे होते हैं, जिसको बड़े बड़े साइलेंसर, वो बड़े आवाज़ करने वाले साइलेंसर, और आवारागर्दी करना, म्यूज़िक सुनना ऊंची आवाज़ में कारों में, हा ही करना, सड़क पे हुड़दंग करना। अब आप सोच के देखिए कि एक शहर में ऐसे 1 लाख हुड़दंगी आ जाए, 1 लाख, क्या हाल होगा उस शहर का। अलग दिखने वाले, अजीब से दिखने वाले, वो जो कि आपकी खुद की सोसाइटी से मिक्स नहीं होते, अलग दिखते हैं, उनका अलग रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, व्यवहार है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जालंधर में एक लवली यूनिवर्सिटी है, तो लवली यूनिवर्सिटी में अब स्टूडेंट्स चाहिए थे, तो जो वो तो लड्डू यूनिवर्सिटी हलवाई की एक,
तो हलवाई साहब जो है वो उन्होंने रवांडा और बुरुंडी और युगांडा और इस प्रकार के कंट्रीज से ना, नाइजीरिया, इन कंट्रीज से सरकारों से जाके, यूनिवर्सिटी से जाके एक MOU साइन किया कि आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ने भेजिए, स्कॉलरशिप, वो सरकारें स्कॉलरशिप देती हैं, कुछ बच्चे अपने जेब से पैसा लगा के आके यहाँ पे रहते हैं। तो वो हॉस्टल्स में नहीं रहते, तो उनके लिए अलग से जो है वो बने हुए हैं PGs। यूनिवर्सिटी के सामने इंटरनेशनल, उनको इंटरनेशनल PG बोलते हैं, जिसमें सारे यही पॉपुलेशन रहती है, लड़के लड़कियाँ सब मिक्स रहते हैं, एक ही कमरे में लड़का लड़की सब रह रहे हैं। फिर वहाँ पे से ये लोग स्पिल, अच्छा यूनिवर्सिटी जो है शहर से थोड़ी सी बाहर है, 10-12-15 किलोमीटर। जब आप जलंधर से फगवाड़ा जाते हैं तो बीच में LPU पड़ती है, तो LPU की वजह से वहाँ पे 1000, 2000, 3000 PGs की एक नया शहर बस गया है। वो सिर्फ PGs का शहर है। तो जहाँ पे मान लीजिए 15-20 हज़ार स्टूडेंट रहता तो वहाँ एक नया शहर ही डेवलप हो जाता ना, हर चीज़, ईटरीज डेवलप हो जाएंगी और बहुत सारी फैसिलिटीज बच्चों वाली सारी। तो वहाँ से ये स्पिल होके शहर में भी रहने लग गए, और शहर में इनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी, मैंने जो सुनी थी 500-700 जो है, टोटल 4000 थे ये जलंधर में, जिसमें से लगभग 2-2.5 हज़ार वहीं यूनिवर्सिटी के सामने ही रहते थे। कुछ 1000-1,500 ने पूरे जलंधर शहर में रूम्स ले लिए। तो एक मोहल्ले में 10, 20, 30 थे। और सच बताऊं तो बहुत पीसफुली रहते थे, कोई बहुत ज़्यादा उनकी न्यूसेंस नहीं थी सिटी में। और जो यूथ की थोड़ी बहुत तो मान लीजिए होती है ना, थोड़ा बहुत तो यूथ वो जोर से हंसेगा भी तो लोगों को बुरा लगता है, ये हंस क्यों रहा है। खैर, तो सब अचानक मैंने देखा कि शहर के अंदर 5-5, 10-10 के इनके ग्रुप्स नजर आने लग गए, और शहर वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ। शहर ने ऑब्जेक्शन, छोटे इंसिडेंट्स हुए, और फिर एक में थोड़ा सा इंसाइट हो गया, और वो मतलब बाकायदा मारपीट हुई, और पूरा शहर खड़ा हो गया कि नहीं, इनको निकालो यहां से। जबकि वो बहुत पीसफुली रहते थे, मैंने खुद ऑब्जर्व किया। मैंने कहा ये बच्चे क्या कहते हैं, पर वो चूंकि डिफरेंट दिखते थे, उनका रहन सहन, खान पान, बोल भाषा, उनका रहने का ढंग अलग था, इसलिए लोकल पॉपुलेशन की आंख में चुभते थे। वो सिर्फ आंख में चुभते थे, अब नहीं दिखते। उन बच्चों को भी समझ में आ गया, या उनकी एम्बेसी ने उनको समझाया, या उनकी गवर्नमेंट ने समझाया, या जो भी है कि नहीं बेटा तुम उधर ही चलो। बहुत कम, रेयरली दिखते। तो जब 100-150 स्टूडेंट्स से ये माहौल शहर में क्रिएट हो गया था, तो वहां की कल्पना कीजिए ना, जहां 5 लाख रहते हैं कनाडा के शहरों में, 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 5 लाख, और जिसमें से 90% हुड़दंगी हैं। सड़क पे बड़के मारना, सड़क पे वो डांस कर रहे हैं। अभी एक दिखा रहा था कि उन्होंने सड़क के किनारे पार्क में मंजा डाल लिया, मंजा लेके बैठे हैं, वहां खाने बना रहे हैं, खा रहे हैं, जैसे पंजाब में अपने खेतों में करते हैं। सड़क पे वो लाउड म्यूजिक चला के डांस कर रहे हैं, बीच में आपस में लड़ रहे हैं, कुत्ते की तरह आपस में लड़ाइयाँ हो रही है सड़क पे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई पड़ी है। एक और मैं वीडियो दे रहा था, उसमें एक बंदा वहाँ पंजाबी बुजुर्गों को सलाह दे रहा था कि महाराज ये जिस पार्क में आप बैठते हो, आप सुबह 6 बजे आके बैठ जाते हो, रात को 10 बजे तक बैठे रहते हो, ताश खेलते हो, हाँ ही करते हो। भैया ये कम्युनिटी पार्क है, यहाँ लोकल लोगों ने भी बैठना होता है, उन्होंने भी आना होता है। तो पार्क होता है 10, 20, 50 मिनट बैठने के लिए, आधा घंटा पार्क के बेंच पे बैठो, फिर खाली कर दो, और लोगों को भी वो पार्क यूज़ करना है। ये वेले बुड्ढे वहाँ जाके, पंजाबी जो हैं वहाँ, उनको और कोई काम है नहीं, उनकी फैमिली बच्चे वहाँ मान लीजिए सेटल हैं, तो ये पार्कों में इकट्ठे हो जाते हैं सारे। कहते हैं ये भी एक न्यूसेंस हो गई है। जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन थे वो इनकी कंप्लेंट कर रही हैं कि ये कहाँ से आ गए, ये अजीब से पहनावे, अजीब से बोली बोलने वाले लोग, इन्होंने हमारे पार्क्स पे कब्जा कर लिया है। ये हालत है। और आज मुझे एक मित्र मेरे बता रहे थे कि इन्होंने पूरे कनाडा का माहौल गंदा जिसे कहते हैं ना,
कि डर्टीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, मतलब भयानक, मतलब घटिया माहौल, गंदा नहीं घटिया, गलीच माहौल कर दिया पूरे शहर का, पूरे कनाडा का, पंजाबियों ने। अच्छा, अब इनकी एक और बात बता दो, जब ये यहां पंजाब में रहते हैं तो ये भैयों को गाली देते हैं, यूपी वालों को, बिहारियों को, इन्होंने पंजाब गंदा करता। अच्छा, मैंने भी जानने की कोशिश की कि भैयों ने क्या पंजाब गंदा किया। भैया, इकोनॉमी ऐसी है कि भैयों के बिना पंजाबियों का 1 मिनट भी काम नहीं चल सकता। अगर एक दिन पंजाबी का भैया ना आए ना, उसका बिजनेस चौपट, हर चीज, खेती बाड़ी खड़ी, बिजनेस खत्म। क्यों? भैया नहीं है, वर्कर नहीं है, वर्किंग क्लास नहीं है। तो मैंने कहा आखिर इनको इससे दिक्कत क्या है? पहली दिक्कत उनकी लैंग्वेज से दिक्कत, उनके कल्चर से दिक्कत, उनके रहन सहन से दिक्कत, उनके लुक्स से दिक्कत, उनके खान पान से दिक्कत, उनके म्यूजिक से दिक्कत, उनकी भाषा से दिक्कत, उनके पहनावे से दिक्कत, उनकी अपीयरेंस से दिक्कत, उनकी प्रेजेंस से दिक्कत। उनको लगता है कि दे आर एलियंस, दे आर दोज हु हैव कम टू आवर प्लेस। हालांकि इन मजबूरी है, जब नहीं आते, कोविड में सब चले गए थे भैया, ये वॉल्वो गाड़ियां लेके जाते थे बिहार। पंजाबी किसान ग्रुप बना के वॉल्वो लेके गए बिहार कि चलो महाराज जी, साल का एडवांस देके उनको गाड़ियों में बिठा के लेके आए। फिर जब आ जाते हैं तो गालियां देते हैं उनको, भाइयों ने जो है हमारी डेमोग्राफी चेंज कर दी। अच्छा, खुद, अरे तुम पंजाब छोड़ के जब कनाडा चले जाओगे तो उस वैक्यूम को भरने कोई तो आएगा। भैया आ रहे हैं, अब भैया सेटल हो रहे हैं, भैया वोटर लिस्ट में नाम लिखा रहे हैं, भैया यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, न भैया आप प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं, भैया मेहनत करते हैं। अच्छा, अब यही स्टोरी जब इनके ऊपर एक्सट्रापोलेट होती है तो मतलब अब ये पंजाब छोड़ के कनाडा चले गए तो ये वहाँ के पंजाबी भैया कहलाते हैं। इन्हीं के लोग बोलते हैं कि साहब हमारी हालत तो भैयों से बहुत बदतर है। हम भैयों से, पंजाब में भैयों से इतनी नफरत नहीं करता जितना अंग्रेज या जो नेटिव कैनेडियन है वो सिखों से और पंजाबियों से करता है। वो लोग सोचते हैं कि हम क्या करें, हमारी गवर्नमेंट ने ये क्या कर दिया हमारे साथ, ये इतने सारे जो है 5-10 लाख भर लिए जिन्होंने हमारे देश को बर्बाद करके रख दिया। अब साहब उन्होंने जो है PR बंद कर दी है, वर्क परमिट दे नहीं रहे, स्पाउस को बुला के पहले उसको भी वर्क परमिट दे रहे थे, वो भी नहीं दे रहे। अब ये जो है ना इलीगली अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ जाके असाइलम ले रहे हैं, वहाँ बोलते हैं कि हमारी सरकार से हमको खतरा है, हमारी सरकार बहुत जालिम है, ऐसे ऐसे झूठ बोल के वहाँ पे असाइलम लेते हैं। अच्छा, मैंने पूछा कि भैया आप तो वहाँ भुखमरी की नौबत है, क्या अब भी बच्चे जा रहे हैं? कहते हैं हाँ जी जा रहे हैं। पहले से एप्लीकेशंस कम हो गई हैं, 80% तक कम हो गई है, पर 20% एप्लीकेशन अभी भी आ रही हैं। अभी भी लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं, अपनी बेटियों को आज भी लोग कनाडा भेज रहे हैं। मतलब इतना प्रचार हो रहा है, सब कुछ वहां की स्थिति पता लग रही है, इसके बावजूद लोग, अच्छा ऐसी क्या पैसे की हवस है, कौन सा पैसा कमा के तुम्हारी बेटी तुम्हें भेज देगी, या ऐसे कौन से स्वर्ग में अपनी बेटियों को भेज रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि वहां ग्रूमिंग गैंग नाम की एक चीज होती है जो बेटियों को अपने चंगुल में फंसा के उनसे क्या क्या कराती है? उस नरक में अपनी बेटी को भेज रहे हो, और आपकी बेटी अभी भी ये समझ रही है कि वही धरती स्वर्ग है, और आप वहाँ अभी भी भेज रहे हो। भैया पुनर्विचार कीजिए, आंखें खोलिए, अपने बच्चों को उनका जीवन बर्बाद मत करो, उनको नरक में मत डालो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।